हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का ये जो वीडियो है, ये पूरी तरह से बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में असेंबली इलेक्शन की जो डेट हैं, वो फाइनल कर ली हैं और बिहार के असेंबली इलेक्शन इस बार 2 फेज़ में होने वाले हैं, जिनमें पहले फेज़ का जो इलेक्शन है, वो 6 नवंबर को कंडक्ट होगा, जबकि दूसरे फेज़ का इलेक्शन 11 नवंबर को कंडक्ट होगा और 14 नवंबर को बिहार इलेक्शन के दोनों फेज़ की काउंटिंग होगी और उसी दिन हमारा बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इलेक्शन के बारे में अभी तक की जो भी स्थितियां रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुनावों की घोषणा के पहले बिहार इलेक्शन में क्या स्थिति थी। तो अगर हम चुनावों की घोषणा के पहले की बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने बिहार में लगभग 15 दिन की यात्रा की और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान इस बात का माहौल बनाने की कोशिश की कि जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन है, इसमें दलितों के, अल्पसंख्यकों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाएंगे, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि उन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, वो पूरी वोट चोरी का मुद्दा इस बात पर केंद्रित था कि कुछ नए नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं और वो लोग बीजेपी की ओर से फर्जी वोटिंग करते हैं। लेकिन ये एक आयरनी है कि बिहार में जो ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें के बारे में कहा जा रहा है कि ये फर्जी वोटर हैं या जिनका दोहराव हुआ है, ऐसे नामों को हटाया जा रहा है। पर फिर भी उन्होंने एसआईआर को लेकर बिहार में लगभग 15 दिनों की यात्रा की और उस पूरी यात्रा में एसआईआर को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उनकी इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और पूरी यात्रा में देखकर ऐसा लगा कि इस यात्रा में जहां जहां भी राहुल गांधी गए और जहां पर उनको तेजस्वी यादव और राजद का साथ मिला, वहां पर तो भीड़ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जहां पर तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं थे, वहां पर भीड़ बहुत कम रहती थी। तो इससे एक प्राइमरी जो हमारा जो अनुमान है वो ये है कि इन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में जो वो जान फूंकना चाह रहे थे, उसमें कमोबेश वो असफल लग रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इस एसआईआर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सुनवाई के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सही है और निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन करे ताकि मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके। तो ये चुनाव के पहले के मुद्दे थे। लेकिन कांग्रेस अभी भी एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों को ही आगे बढ़ाना चाह रही है, जबकि अगर हम राजद या तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका मुद्दा रोजगार का है, पलायन का है, शिक्षा का है और सीमित मात्रा में वो भ्रष्टाचार को भी अपना मुद्दा बना रहे हैं। और ये दोनों के अलग अलग मुद्दे रहे, लेकिन एक मुद्दा इन दोनों ही पार्टियों में कॉमन था, वो है सामाजिक न्याय का मुद्दा। उनका ये मानना था कि बिहार में जो कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं या वंचित हैं, उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे दोनों ही पार्टियों ने साझा रूप से बनाया। लेकिन अब इस यात्रा में या ये जो पूरी कैंपेन था चुनाव की घोषणा के पहले का, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब 15 दिनों की यात्रा राहुल गांधी ने की, तो तेजस्वी यादव लगभग उनके साथ में रहे और उन्होंने उनकी इस यात्रा को सफल बनाने में पूरी मदद भी की। लेकिन जब इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी एक अलग यात्रा शुरू की, क्योंकि तेजस्वी यादव शायद ये ऐसा मान रहे होंगे कि एसआईआर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और चूंकि कांग्रेस की ये यात्रा पूरी तरह से एसआईआर पर ही केंद्रित है, तो इसका कोई खास लाभ नहीं हो सकता है। तो तेजस्वी यादव ने जब ऐसी एक यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर या राहुल गांधी खुद उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो इससे ही हमें शुरुआती तौर पे ये लग रहा था कि दोनों ही पार्टियों में कुछ मतभेद बने हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये रही थी कि इस यात्रा के दौरान एक जगह पर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की थी और ये कहा था कि महागठबंधन राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी से इस बारे में पूछा गया, तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट नहीं किया। तो ये भी एक टीस रह गई होगी तेजस्वी यादव के मन में कि जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी को
पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनकी भी अपेक्षा होगी कि राहुल गांधी अपने मुंह से ये कहें कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे आरंभिक बिंदु थे जिसको लेकर कांग्रेस और राजद में थोड़ी सी खटास दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा महागठबंधन में एक और प्लेयर हैं, वो हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार चुनावों की घोषणा के पहले अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें 60 से ज़्यादा सीटें इस महागठबंधन में चाहिए और साथ ही वो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये तो रहा था चुनावों के पहले की बात। अगर चुनावों के पहले एनडीए ने क्या किया इस पर बात करें, तो एनडीए ने इन चुनावों की घोषणा के पहले ज़्यादा फोकस चुनाव प्रचार पे ना करके उन्होंने ज़्यादा फोकस ये किया कि चूंकि वो गवर्नमेंट में है, वो पावर में है, तो उनके पास ये मौका था वो ऐसी योजनाएं लॉन्च करें जिससे लोगों को सीधे सीधे फायदा हो और उनके लिए वोट बढ़ सकें। अब उन्होंने कौन सी योजनाएं लॉन्च की इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पे एनडीए चुनावों की घोषणा के पहले इलेक्शन कैंपेन को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं दिखा या इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रशांत किशोर, जो कि इसमें एक तीसरे फैक्टर के रूप में बिहार इलेक्शन में शामिल हुए हैं, उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई और चुनावों की घोषणा होने के पहले तक देखा जाए तो बिहार इलेक्शन को लेकर लगभग 50% कवरेज अकेले जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को ही मिल रही थी। उन्होंने अपना प्रचार बहुत जोर शोर से किया और सोशल मीडिया पर तो उनका कैंपेन बहुत ही मतलब तेज तर्रार दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से एनडीए भी कैंपेन में उतर गया है। तब से हमको ये कॉन्टेक्स्ट जो पहले पीके की ओर झुका हुआ लग रहा था, अब वो थोड़ा सा पीके से दूर जाता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो सीधी फाइट है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में होने जा रही है। तो ये तो बात थी चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले की। अब जरा हम लोग बात करते हैं चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद क्या क्या कंडीशन बनी। तो दोस्तों, सबसे पहले मुद्दा आता है जो हमारे दो अलायंस हैं, एक है महागठबंधन, एक है एनडीए। तो इनके बीच में सीट शेयरिंग का मामला कैसा रहा और कैसी सीट शेयरिंग हुई। तो एनडीए के बीच में तो सीट शेयरिंग थोड़ी सी उलझन भरी रही, लेकिन उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने ला दिया है। अगर एनडीए में सीट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है चुनाव और उनकी सहयोगी जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ रही है। यानी कि इस बार कोई छोटा भाई बड़ा भाई वाली स्थिति नहीं है। जितने सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है उतने ही सीटों पर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि इसके पहले तक ये देखा जा रहा था कि जेडीयू एक सीट ही सही लेकिन बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी, पर इस बार में मामला पूरी तरह से बराबरी का लग रहा है। इसके अलावा जो इस एनडीए के अलायंस की जो तीसरे पार्टनर हैं वो हैं एलजेपी के चिराग पासवान। पिछली जो इलेक्शन 2020 में हुए थे उसमें एलजेपी ने इस गठबंधन में शामिल होते हुए भी इसका विरोध किया था। वो ऐसे कि एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने सारे उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब इसमें एलजेपी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके तो सीटें नहीं बढ़ पाई असेंबली इलेक्शन में, लेकिन हाँ, उन्होंने जेडीयू को एक जबरदस्त डेंट लगाया था। लेकिन इस बार उन्हें गठबंधन में पूरी तरह से शामिल किया गया है और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पहले शुरुआती आकलन ये था कि उनको 20-22 सीटें या अधिक से अधिक 25 सीटें ही दी जाएंगी, पर वो अपनी बार्गेनिंग पावर का यूज करते हुए 29 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे। अगर एनडीए के अलग अलग और पार्टनर्स की बात करें तो इनके दूसरे पार्टनर्स में जीतन राम मांझी की पार्टी HAM यानी हम है, उनको भी 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए के अलायंस में है, उनको भी 6 सीटें मिली हैं। तो ये रहा बीजेपी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। अब अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला घोषित नहीं किया गया है। यानी कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इसकी भी पूरी पक्की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जो हमारा रफ एस्टिमेट है वो ये कहता है कि आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लेफ्ट और कुछ अन्य जो घटक दल हैं साथी, ये सब मिलाकर 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये महागठबंधन में सीट शेयरिंग का एक रफ एस्टिमेट है, अभी ये कुछ फाइनल नहीं है,
क्योंकि उन्होंने फाइनल सीट शेयरिंग की घोषणा की ही नहीं है। लेकिन अब इनके सीट बंटवारे में एक बड़ा असमंजस है, एक बड़ी समस्या है। वो ये है कि पहले फेज के चुनाव के जो कैंडिडेचर होता है, वो कैंडिडेचर किया जा चुका है एक दिन पहले, यानी कि 17 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर में जो उम्मीदवारी दायर की जाती है, उसमें बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनमें महागठबंधन के 2 या कई जगह पर 3 घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं। ये अब एक ऐसी स्थिति है जो महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाने वाली है। अब इसमें कुछ सीटें भी हैं जिनकी बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक सीट की बात करें तो लालगंज की सीट से बीजेपी के संजय सिंह अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है और कांग्रेस ने यहाँ आदित्य राजा को चुनाव में उतारा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक गठबंधन के 2 दल चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को ही नुकसान होने वाला है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवानी शुक्ला का पक्ष थोड़ा भारी है। इसके अलावा वैशाली में एक अन्य सीट है जहां पर जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से अजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर संजीव कुमार को चुनाव में उतारा है। तो यहाँ पर भी हमें महागठबंधन के 2 दल एक साथ चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कुटुंबा सीट, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से बीजेपी ने ललन राम को उतारा है, जबकि आरजेडी ने यहाँ से सुरेश पासवान को टिकट देने का चूंकि पहले से वादा कर रखा था, इसलिए उनको चुनाव में उतार दिया है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि राजेश राम असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और इस सीट में भी हमें महागठबंधन के 2 घटक दल एक साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे दोनों का ही नुकसान होगा, ऐसी संभावना है। अगली सीट है तारापुर की। तारापुर सीट से बीजेपी के वर्तमान नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहां से आरजेडी ने अरुण कुमार को चुनाव में उतारा है और कांग्रेस की जगह पर यहां पर वीआईपी चुनाव लड़ रही है और वीआईपी ने सकल देव बिंद को चुनाव में उतारा है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि महागठबंधन के 2 घटक दल आपस में फाइट कर रहे हैं। आगे बात करें वारासलीगंज चुनाव निर्वाचन सीट की, तो वारासलीगंज से बीजेपी की मौजूदा विधायक अरोड़ा देवी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि यहां से आरजेडी ने टिकट दिया है कुमारी अनीता को और इसी सीट से कांग्रेस के सतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर भी एक ऐसी फाइट है जहां पर महागठबंधन के 2 घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुमारी अनीता को आरजेडी से चुनाव में उतारा गया है, तो इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोगों ने खाकी वेब सीरीज देखी होगी और खाकी वेब सीरीज में एक कुख्यात अपराधी का किरदार निभाया था चंदन महतो नाम से एक कैरेक्टर ने। और ये जो चंदन महतो था कैरेक्टर खाकी वेब सीरीज में, ये असल का एक कुख्यात अपराधी है जिसका नाम है अशोक महतो। तो अशोक महतो को गिरफ्तार किया गया और वो जेल में थे और पिछले साल 2024 में ही वो जेल से रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद आरजेडी ने उनको टिकट देने का फैसला किया, लेकिन चूंकि जेल से रिहा होने के बाद कम से कम 6 साल तक अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने 60 साल की आयु में कुमारी अनीता से विवाह किया और फिर कुमारी अनीता को आरजेडी ने मुंगेर से टिकट देकर लोकसभा में उतारा था और लोकसभा में जेडीयू के लल्लन सिंह ने उनको पराजित किया था। तो कुमारी अनीता अशोक महतो की पत्नी है और वो मुंगेर से चुनाव एक बार लोकसभा का हार चुकी हैं और इस बार फिर से उन्हें विधानसभा के चुनाव में शामिल किया गया और कुमारी अनीता को इस बार वारासलीगंज सीट से उतारा गया है। तो ये है इनकी स्टोरी। तो कुमारी अनीता बेसिकली एक मुखौटा है और जो असली व्यक्ति है वो है अशोक महतो, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है। आगे एक और सीट की बात करें तो नरकटियागंज से जो हमारे एनडीए के कैंडिडेट हैं वो हैं संजय पांडे और इस सीट से कांग्रेस ने उतारा है विनय वर्मा को। आरजेडी ने हालांकि इस सीट पर अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरजेडी भी इस सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने का दावा कर चुकी है। और इसके अलावा रोसड़ा
एक विधानसभा सीट है, राजा पाकड़ एक विधानसभा सीट है, गौरा बोराम एक विधानसभा सीट है। ये मैंने उन विधानसभा सीटों की चर्चा की जहां पर महागठबंधन के 2 या 2 से अधिक घटक दल एक साथ टकरा रहे हैं। तो और ऐसी सीटों की संख्या अभी तक 10 से ज्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीटों के बंटवारे की चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि दोनों ही गठबंधन के क्या सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू हैं, यानी चुनाव में उतरने से पहले इन दोनों की क्या पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनडीए के पॉजिटिव पॉइंट की। तो एनडीए का पॉजिटिव पॉइंट पहला तो यही है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही कम देखने को मिल रही है, यानी कि जनता उनसे कोई नाराज नहीं है। लोगों को यह भरोसा है कि नीतीश कुमार आगे भी अच्छा काम करेंगे और उन्होंने पहले जो काम किया है उससे भी जनता कुछ हद तक संतुष्ट दिखाई दे रही है। जो दूसरा इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है गठबंधन में किसी तरह की रार का न होना, यानी कि जो एनडीए गठबंधन है इसमें घटक दल आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी प्रमुख इनके पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है कि नीतीश कुमार ने, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि चुनावों की तारीखों के ऐलान होने से पहले एनडीए की रणनीति ये थी कि ये ऐसी लाभकारी योजनाएं घोषित कर रहे थे जिससे जनता को फायदा पहुंचाया जा सके सीधे तौर पर, जिसका लाभ ही नहीं मिले। इनमें से एक योजना के तहत बिहार में महिलाओं को, एक बड़ी संख्या में महिलाओं को 10,000 रुपए की एक किस्त जारी की गई है ताकि वो स्वरोजगार कर सकें, और ऐसी ही किस्त आगे भी जारी की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। तो सीधे तौर पर अगर महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है तो इनका वोट बैंक मजबूत होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से एनडीए का जो पलड़ा है वो कुछ भारी लग रहा है। अब लोग बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी वजह से एनडीए को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उनमें से पहला है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आशंकाएं। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार जिस भी पब्लिक मीटिंग में आए हैं उस पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिसको लेकर लोगों को ये आशंका है कि वो वृद्धावस्था के कारण कुछ स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के सर पर गमला रख दिया था, और एक जगह पर पूजा का कार्यक्रम था तो वहां पर वो लगभग 3 से 4 बार प्रयास करने के बाद भी बैठे नहीं, खड़े ही रहे, बैठने की कोशिश भर करते रहे, फिर बाद में चेयर पे बैठे। और कुछ जगहों पर उन्होंने जो भाषण दिया उनकी बातों से ऐसा झलका, कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ कि वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए, या खड़े हुए तो लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई दी जिससे उनके हेल्थ को लेकर काफी लोगों को डाउट है और या क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है। जो दूसरा निगेटिव पॉइंट है वो है कि बीजेपी लगातार ये तो कह रही है कि हम ये जो बिहार इलेक्शन है ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एकदम साफ शब्दों में बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि इस इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार ही हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। जबकि एक कम एंटी इनकम्बेंसी वाले व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट साफ तौर पर घोषित ना करना, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से कमजोर कदम हो सकता है। हालांकि बाद में अगर ये चाहें तो ऐसा कर सकते थे कि अगर लगता है नीतीश कुमार को सीएम नहीं भी बनाना है तो बाद में कुछ दूसरा फॉर्मूला निकाल देते और नीतीश कुमार की सहमति इसमें ले ली जाती। लेकिन शुरुआती तौर पर उनको अगर सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया जा रहा है तो उनके समर्थकों के मन में एक थोड़ी सी आशंका यहां पर हो सकती है। अब जो तीसरा निगेटिव पॉइंट है एनडीए के लिए वो है जन स्वराज का उदय होना। पिछले दिनों मैं एक सर्वेक्षण देख रहा था और उस सर्वे में ये पाया गया कि जो सवर्ण वोटर हैं, और आप जानते हैं सवर्ण वोटर एनडीए का कोर वोटर है, बेसिकली वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो सवर्ण वोटर में 10% ऐसे लोग हैं जो लोग जन स्वराज पार्टी को पसंद करते हैं या उनको वोट देना चाहते हैं। तो अगर बीजेपी के कोर वोटर में चूंकि 10% की भी सेंध यदि लग जाती है जो उस सर्वेक्षण के में सामने आया था, तो भी बीजेपी को या एनडीए को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और अगर जन स्वराज इसमें और मेहनत करता है तो शायद एनडीए को और भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एनडीए थोड़ा बैकफुट पर आ सकती है। अब जब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन के पॉजिटिव और
निगेटिव पॉइंट्स पर। महागठबंधन का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पहला ये है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का मेन स्ट्रीम में आना। दोस्तों यहाँ महागठबंधन ने दो रणनीतियां बनाई हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस की अगर नेशन वाइड देखें तो कांग्रेस दो रणनीतियों पर एक साथ काम कर रही है। पहला ये कि मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी से एकदम दूर रखना और हर एक ऐसे मुद्दे को उठाना जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके बीजेपी के खिलाफ, ये माहौल बनाना। और जब से बीजेपी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम को पारित किया है तब से उनको ऐसा करने में कुछ आसानी भी हुई है। और दूसरी उनकी रणनीति है कि जो हिंदू वोटर हैं, क्योंकि जब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो हिंदुओं का वोट बीजेपी को जाने की चांसेस या एनडीए को मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कांग्रेस की दूसरी रणनीति है कि कास्ट की फॉल्ट लाइन को क्रिएट करके या हाईलाइट करके जो हिंदुओं की एकता है या जो हिंदू एक ग्रुप की तरह से वोट ना कर पाए, इस बात को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अभी तक तो बिहार के इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि जो कास्ट की फॉल्ट लाइन है, महागठबंधन उस फॉल्ट लाइन को गहरा करने में कुछ सीमा तक सफल रहा है। और अगर कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है, और ये महागठबंधन का एक पॉजिटिव पॉइंट है। महागठबंधन की जो दूसरी पॉजिटिव पॉइंट है वो है तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत लोकप्रियता। हमने तमाम सर्वेक्षण देखे हैं और उन सर्वे में ये देखा गया है कि अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो तेजस्वी यादव अभी भी बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब अन्य कारण हो सकते हैं जिससे लोग आरजेडी से नाराज हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। ये एक महागठबंधन का पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है। अगर तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें महागठबंधन की तो वो है वक्फ बोर्ड बिल, जो एनडीए सरकार ले आई और तो पारित भी करवा लिया है। तो जो वक्फ बोर्ड का कानून है इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में थोड़ी नाराजगी है और मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ ध्रुवीकृत हुआ है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ गया है। वैसे तो जेडीयू को भी कुछ मुस्लिम वोट मिलते हैं, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड विधेयक में जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया था एनडीए के गठबंधन में होने के कारण, इसलिए इस बार संभावना ऐसी लग रही है कि जेडीयू को भी मुस्लिमों का वोट कम ही मिलेगा। और जब एनडीए से दूर जाएगा मुस्लिम वोट तो जाहिर सी बात है महागठबंधन को थोड़ा फायदा हो सकता है। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी तक जेडीयू ने जो भी सीटों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं उनमें से उन्होंने केवल 4 मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट दिया है। तो ये भी दिखाता है कि जेडीयू को भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये एहसास है कि बीजेपी के साथ होने के कारण, एनडीए का हिस्सा होने के कारण उन्हें मुस्लिमों का वोट कम मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने कम कैंडिडेट भी उतारे हैं और महागठबंधन को इस चीज का फायदा हो सकता है। तो ये हमने बात कर ली महागठबंधन के जो हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे जिनका उन्हें फायदा मिल सकता है। अब लोग बात करेंगे महागठबंधन के कुछ निगेटिव पॉइंट्स की कि आखिर महागठबंधन के पास क्या निगेटिव पॉइंट है। पहला है कांग्रेस का बर्डन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एसआईआर की पूरी यात्रा जब की कांग्रेस ने तो उसमें कांग्रेस का समर्थन बहुत कम दिखाई पड़ा और हम लोगों ने देखा था कि जब भी राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे तो वहां पर कांग्रेस के झंडे बहुत कम दिखाई देते थे और राजद के लालटेन वाले झंडे, हरे झंडे ज्यादा दिखाई देते थे। तो कांग्रेस का जनाधार अभी भी बिहार में बहुत कम लग रहा है। और आपको याद हो पिछली बार कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि वो केवल 19 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाए थे। तो उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब है। और इस बार भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि महागठबंधन का रफ एस्टिमेट ये है कि कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, या इसमें से कुछ कम या ज्यादा पर। तो और उनका समर्थन अभी भी बिहार में कम ही है। तो अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव और ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाएगी तो ये तो तेजस्वी के लिए भी एक सेटबैक जैसा रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनने का ख्वाब पाले हैं। अच्छा, अगर वो कांग्रेस से दूर होकर अकेले चुनाव मैदान में जाते हैं तो भी उनको नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने हाल के दिनों में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में आई है खुलकर, उससे बहुत सारा वोट वो ले जाएंगे और साथ में मुस्लिमों का वोट भी वो ले जा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर भी कांग्रेस काफी खुलकर आजकल बोल रही है। तो अगर कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ते हैं तो भी तेजस्वी यादव को नुकसान है, और साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है,
इसका नुकसान भी तेजस्वी यादव को हो सकता है। तो कांग्रेस एक तरह से अभी एक बर्डन की तरह है तेजस्वी यादव के ऊपर। ये महागठबंधन का एक नेगेटिव पॉइंट है। अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो एसआईआर का मुद्दा। दरअसल कांग्रेस ने अपना सारा समय एसआईआर का विरोध करने में लगाया था अभी तक का, और तेजस्वी यादव को भी जबरदस्ती खींचकर वहीं पर लगाए रखा कि भाई एसआईआर का विरोध करो, तुम ये कहो कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बनाती है, जबकि ये मुद्दा बिहार में जमीनी स्तर पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये सोचकर देखिए कि अगर ये कहते हैं कि सबका वोट काटा जा रहा है, और अगर बिहार के लोग खुद जब अपनी मतदाता सूची में चेक करेंगे तो उनका नाम मिलेगा, उनको कह भाई हमारा वोट तो है, तो कितने लोग कन्विंस हो पाएंगे कि नहीं वोट काटा जा रहा है। और पिछले दिनों ये भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत से लोगों को लाकर खड़ा किया और ये बताया कि भाई इनका वोट काट दिया गया है, लेकिन बाद में ये देखा गया उनका वोट था, और बाद में और उनसे जब बाद में पत्रकार ने पूछा तो वो कहते थे भाई हमें पता नहीं था हम देख नहीं पाए थे, या किसी ने ये कहा कि भाई कांग्रेस के लोगों ने हमसे कहा था कि आपका वोट कट गया है, हमने देखा नहीं, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सामने आया। तो एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस जबरदस्ती मेन स्ट्रीम में लाना चाह रही है, जबकि ये असल में कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, या है तो बहुत छोटे वर्ग के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है। आखिर मतलब मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा कि लोगों को ये इस बात के लिए कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि भाई आपका वोट कट गया है, जबकि उनका वोट है और वो देख रहे हैं हाँ मेरा वोट है। तो कैसे आप उनको रियलाइज करोगे नहीं आपका वोट भले ही वोटर लिस्ट में लिखा, आपका वोट कट चुका है। तो ये बड़ी विडंबना है कांग्रेस की। जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है गठबंधन में, जो महागठबंधन है इनके बीच में आपस में कोई तालमेल का ना होना। लगातार ये देखने को मिल रहा है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर या अन्य मुद्दों पर तालमेल की बहुत कमी है। सीट बंटवारे का मैंने आपको अभी कुछ विधानसभा सीटों के नाम के साथ बताया कि कैसे एक ही सीट पर महागठबंधन के दो से अधिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे उनका अंत में नुकसान ही होने वाला है। दूसरा, तेजस्वी यादव को एक बार भी कांग्रेस ने अपनी ओर से सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, इसका भी महागठबंधन को नुकसान ही होगा। तीसरा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में भी आपस में कोऑर्डिनेशन कम दिखाई दे रहा है। जैसे सीट बंटवारे का ही मुद्दा था, तो अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बैठते तो शायद इसको सॉल्व कर सकते थे, पर वो नहीं कर पाए, तो उनमें बीच में तालमेल कमी है। या जब तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली तो राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए, ये भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो अगला मुद्दा है जो महागठबंधन के खिलाफ जा सकता है वो है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार महागठबंधन के से ये गुजारिश करती रहेगी भाई हमें केवल 6 सीटें ही दे दो और हम इस गठबंधन में शामिल हो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन ने AIMIM को कुछ भी सीट नहीं दी। यहां तक कि राजद के नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि अगर ओवैसी हमारी मदद करना भी चाहते हैं तो वो इन चुनावों से दूर रहें, वो चुनाव लड़े ही ना। तो अब ये बात अपने आप में हजम करने वाली नहीं है। और जबकि पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसमें AIMIM ने संभवतः 3 या 4 सीटें जीती भी थी। तो ऐसे में उनसे ये कह देना भाई आप चुनाव में शामिल ही ना हो, तो वो ऐसा कैसे बर्दाश्त करते। तो अब AIMIM की पार्टी जो है इसने एक अलग गठबंधन बना लिया है, और इनका जो गठबंधन है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय समता पार्टी काशीराम के नाम से जो चंद्रशेखर रावण ने पार्टी बनाई है वो शामिल है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पार्टी है वो शामिल है। तो अभी लोग मिलकर पूरे बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि चंद्रशेखर रावण का वहां पर कोई जनाधार नहीं है और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई आधार है, तो इन दोनों को अगर निगलेक्ट भी कर लें तो सीमांचल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM जरूर महागठबंधन को डेंट लगा सकता है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे महागठबंधन को थोड़ी हानि हो सकती है। तो दोस्तों ये हमने अभी चर्चा की कि बिहार का इलेक्शन अभी किस मूड में है और क्या स्थितियां हैं। आगे जैसे ही बिहार के इलेक्शन को लेकर दूसरे अपडेट्स आएंगे मैं आपसे लगातार शेयर करता रहूंगा। आप इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, या आप का क्या एनालिसिस है कि किस पार्टी के साथ पॉजिटिव बातें क्या हैं, या जो भी आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।